Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the another topic of SST, that is growth of British Empire. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे उन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे धीरे धीरे उनकी पावर इंडिया में बढ़ती गई. सो ब्रिटिश वेंट ऑन टू एक्सपेंड देयर टेरिटोरियल पावर फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू द नॉर्दर्न इंडिया एंड देन कंप्लीट इंडिया टिल 18th सेंचुरी. तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ मेजर जो राइवलरीज हुई जिसमें इन्हें मेजर एरिया की पावर मिली, लाइक मैसूर हो गया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गया और मराठा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि जब ये तीन एरिया आ गई तो एक तरीके से बहुत बड़ी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के कैप्चर में आ गई. तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रिटिश एंड द मैसूर. Kingdom of Mysore was founded by after the fall of विजयनगर Empire. विजयनगर एम्पायर हिस्ट्री में बहुत बड़ा और बहुत ही कहते हैं प्रॉस्पेरस एम्पायर रहा है. तो उसके बाद जो है यहाँ पे किंगडम ऑफ मैसूर इस्टेब्लिश हुआ था. और हुआ क्या, इट एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द मुगल्स. मतलब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं था, मुगल की ओवरलॉर्डशिप इन्होंने एक्सेप्ट की थी. अब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस कब गेन की, जब नादिर शाह ने मुगल्स को हराया. सो टू ऑफ इट्स प्रोमिनेंट रूलर जो जाने जाते हैं मैसूर की हिस्ट्री में, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान. हैदर अली जो है उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक कमांडर इन चीफ से. वो जो बाय बर्थ जो वो रूलर नहीं थे, कमांडर इन चीफ थे मैसूर आर्मी में. धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को गेन किया और राजा की डेथ के बाद जो है वो राजा ऑफ मैसूर यानी कि किंग ऑफ मैसूर जो है वो वहाँ पर बने. हैदर अली इस तरीके से पोस्ट पर आए थे. ही वॉज अ गुड रूलर, एक्सपेंड भी किया उन्होंने एम्पायर, अच्छे काम भी किए, कृष्णा रिवर तक जो है अपने टेरिटरीज को लेके गए, बहुत अच्छे सुधार भी किए आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में. तो लोगों का प्यार उन्हें बहुत मिला, इसलिए हैदर अली जो है अपनी अच्छी पोजीशन पे थे और कंसोलिडेट कर रखा था उन्होंने पावर को. मैसूर हैड टू फाइट 4 times विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1766 to 99 and these war were known as the एंग्लो-मैसूर वॉर. जब मैसूर को ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी. तो अब हम डिस्कस करेंगे एंग्लो-मैसूर वॉर. जो फर्स्ट वॉर हुई वो हुई 1766 और 1767 के बीच में. अभी क्या था, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी. अब इसमें ब्रिटिश जो थे, द मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉर्म द कोलिएशन. हाउएवर हैदर अली वन. उसके बाद भी जो है हैदर अली जीत गए थे मराठास के ऊपर. निज़ाम टू हिज साइड एंड रिपल्स द ब्रिटिश फोर्सेस. सो हैदर अली की इस जीत ने लोगों के अंदर और खुशी भर दी और कॉन्फिडेंस भर दिया. तो कहने का मतलब ये था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की जीत हुई, लेकिन उसके कुछ समय बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो गई 1780-84 में. अब 1780 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भाई मैसूर तो लेना ही है. जब मैं मैसूर की बात कर रही हूँ बेटा, तो इसका मतलब प्रेजेंट डे जो आपका कर्नाटका है ना, उसकी बात चल रही है. अब इसमें क्या हुआ, सेकेंड वॉर में हैदर अली अटैक्ड एंड डिफीटेड द ब्रिटिश. अब उस समय कौन थे गवर्नर जनरल इंडिया के, दैट इज वॉरेन हास्टिंग. अब वॉरेन हास्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उन्होंने क्या किया, ही डिप्लोमेटिकली डिप्राइव्ड मैसूर ऑफ द सपोर्ट ऑफ मराठा. यानी उन्हें जो मराठा सपोर्ट कर रहे थे ना वो हटा दिया, निज़ाम्स का सपोर्ट भी हटा दिया, विच मेड द हैदर अली अलोन. अब हैदर अली अकेले हो गए, ना मराठा का सपोर्ट मिल पा रहा था ना निज़ाम का सपोर्ट मिल पा रहा था. अकेले पड़ने के बाद जब ब्रिटिशर्स ने लार्ज और वेल इक्विप्ड आर्मी से उन पर हमला किया तो सेकेंड वॉर में हैदर अली 1781 में हार गए. इन द मीन वाइल हैदर अली डाइड ऑफ द कैंसर. हारने के बाद उन्हें बीमारी भी हो गई, 1782 में उनकी डेथ भी हो गई. और फिर उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान, आप ये पिक्चर में देखिए, वो जो है इस राजगद्दी पे बैठे. इसके बाद क्या हुआ बेटा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो गई 1790-92 में. टीपू सुल्तान वांटेड टू लिमिट द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. वो तो जो भाई उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा था उसको वो ख़त्म करना चाह रहा था. तो वो भी ये सोच रहा था कि मैं इनसे लड़ाई लड़के इनको हरा दूँ. तो हुआ क्या,
ही इवन सॉट फॉरेन सपोर्ट एंड सेंट हिज एम्बेसडर टू द फ्रांस। उन्होंने ना फ्रांस में अपना एम्बेसडर भेजा, टर्की में अपना एम्बेसडर भेजा, ताकि मुझे फ्रांस और टर्की का सपोर्ट मिल सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जो थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ही सॉ दिस थ्रेट, उन्हें लगा कि अगर फ्रांस और टर्की इनके सपोर्ट में आ गए तो शायद वो हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मराठाओं को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और निज़ाम को, कि भैया आप लोग जो है अटैक कर दो मैसूर पे। दिस वॉर वॉज फाउट फॉर 2 years इन विच टीपू सुल्तान सफर्ड लॉट्स ऑफ लॉसेस, क्योंकि उन्हें अपने ही देश के जो अलग रूलर से फेस करनी पड़ गई लड़ाई, तो लड़ाई में तो लॉस होता ही है। ही हैड टू साइन द पीस ट्रीटी इन विच ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ हिज टेरिटरीज वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत हुई, आधी टेरिटरी उनकी जो है वो चली गई ब्रिटिशर्स के पास, और वहाँ पे उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में कंपनसेशन भी पे करना पड़ा। एंड ही हैड टू सरेंडर हिज 2 sons एज अ श्योरिटी। अब ये तो एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी हो गई टीपू सुल्तान के लिए, कि भाई 2 बेटे भी उनके पास गए, इतना बड़ा अमाउंट भी पे किया, आधी टेरिटरी भी चली गई। तो चुप तो बैठने वाले नहीं थे जो टीपू सुल्तान थे। 4th एंग्लो मैसूर वॉर ब्रोक हो गई 1799 में, कुछ सालों के बाद में, क्योंकि इस ह्यूमिलिएशन का बदला तो लेना ही था टीपू सुल्तान ने। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे अपनी प्रेस्टीज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी कैपिटल को फोर्टिफाइड कर दिया कि कल को मेरी हार हो तो एकदम से कैपिटल पे कोई डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। फिर उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस समय क्या हुआ, 1990 तक नेक्स्ट गवर्नर जनरल आ चुके थे, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। वो इंडिया में आए थे और उनका तो पूरा टारगेट था कि टीपू सुल्तान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान को कि आप जो है अच्छे रूलर नहीं हैं, तो सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम के अंडर आपकी एरिया हम लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है बेटा, कि भाई रूलर जो है हार मान लेता है और फिर उसका जो सारा शासन है वो ब्रिटिशर्स के नेम पे चलता था, यानी कि राजा जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता। टीपू सुल्तान ने कम्प्लीटली मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं इस सब्सिडरी अलायंस के एग्रीमेंट में नहीं आऊँगा और ना ही अपनी टेरिटरी आपको दूंगा। तो इस पे क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली ने अटैक कर दिया टीपू सुल्तान पे और उनकी कैपिटल को 4 मई 1799 में कैप्चर कर दिया। टीपू सुल्तान जो थे, एक कहते हैं हीरो की तरह लड़ाई में लड़ते लड़ते मारे गए। उनके बेटे जो थे उनको सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिशर्स के सामने। तो ये कहते हैं कि मैसूर जो है कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया आफ्टर द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। तो इस तरीके से जो कर्नाटका प्रेजेंट डे है, मैसूर जो है 4 बड़ी लड़ाइयों के बाद ब्रिटिशर्स के पावर के अंडर आया। अब हम चलते हैं दूसरी बड़ी पावर, दैट इज़ द मराठास। ब्रिटिशर्स और मराठास का कैसा रिलेशन रहा और कैसे उन्होंने मराठास को कैप्चर किया। देखो बेटा, जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 पे अटैक किया था ना, तो उस समय मराठास को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था और हार भी हुई थी, क्योंकि जो वो थे ना आपके उनके पेशवा, तो वो उनका क्या था, पावर थोड़ी वीक हो रही थी। पेशवा महादेव राव सेकंड केम टू पावर आफ्टर दिस, और अहमद शाह अब्दाली के बाद ये आए गद्दी पे महादेव राव जी। ब्रिटिश वर अवेयर दैट ही कुड बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया ओनली आफ्टर फिनिशिंग द मराठास। ब्रिटिशर्स को पता था, देखो मैसूर गया, बंगाल गया, अगर मराठास को भी हम हरा दें तो ब्रिटिशर्स की पावर जो है बहुत बढ़ जाएगी इंडिया में। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भैया बैटल करनी ज़रूरी है, क्योंकि मराठास आसानी से हमारी बात नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 to 82 के बीच में, जब ब्रिटिशर्स ने मराठास पे अटैक कर दिया 1775 पे। इसे हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो, मतलब आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर उस समय स्टार्ट हो गई। अब सीरीज ऑफ बैटल चलती रही, कभी मराठास जीत रहे हैं, कभी ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, लड़ाई लंबे समय तक चली और जो हॉलिस्टिक एंड आया इसका 1782 में आया। देखो 75 से चल रही है और 82 में जाके लड़ाई का एंड हो रहा है। नो मोर फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन देन द नेक्स्ट 20 years। अगले 20 साल तक फिर कोई और लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मराठास को हराना आसान नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, जाके 20 साल के बाद करीबन 1802 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर
हो गई। अब इसमें जो था लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया एक बार सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करके देखते हैं मराठास पे, ठीक है। और उससे क्या हुआ, दिस ब्रॉट द टू फेसेस वंस अगेन। द वॉर लास्टेड फॉर 1802 to 1805। द मराठा रूलर्स जो थे आपके सिंधिया, भोंसले, दे वर डिफीटेड एंड वर फोर्स टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। इन्होंने माना नहीं सब्सिडरी अलायंस को, लड़ाई लड़ी, हार गए, और उसके बाद सब्सिडरी अलायंस में ज़बरदस्ती इन्हें एंटर होना पड़ा। तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब ही यही हो गया कि जो उनकी इंडिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई और बहुत बड़ी एरिया ब्रिटिशर्स के पास आ गई। लेकिन इस हार का बदला तो लेना ही था, मराठास चुप नहीं बैठते। तो हुआ क्या, 1817 में थर्ड एंग्लो मराठास वॉर हो गई। 12 years had elapsed between the second and third Anglo Maratha war। मराठास चीफ जो है अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहे जिससे वो दोबारा पावर को गेन कर पाए। आसानी से हार देखो इंडियन रूलर्स ने मारी नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनकी स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ी थी, क्योंकि मॉडर्न आर्मी थी, लार्ज आर्मी थी, वेल इक्विप्ड आर्मी थी, और हमारे पास अभी भी वही पुराने ट्रेडिशनल वॉर इक्विपमेंट थे। हुआ क्या, उस समय ब्रिटिशर्स वन द सपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ नेटिव रूलर्स ऑल्सो। जो आसपास के छोटे छोटे रूलर्स थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया, गद्दारी कर दी इंडियन रूलर्स के साथ। एंड देन हाफ ऑफ द वॉर बिफोर इट एक्चुअली स्टार्टेड। आप ये कह सकते हो कि भाई जब मराठास लड़ने के लिए आए तो उनके साथ इंडियन जो छोटे छोटे रीजनल रूलर थे वो खड़े ही नहीं थे। तो आप ये कह सकते हो जब वॉर स्टार्ट हुई तभी वो हार चुके थे, क्योंकि आपको कैसा लगेगा जब आपके घर के लोग ही दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बुरा हो जाता है ना। तो यही हुआ मराठास के साथ। थर्ड वॉर स्टार्ट हुई जब पेशवा बाजीराव अटैक द ब्रिटिश बट वॉज रिपल्स्ड, और फॉलोइंग बैटल्स में मराठास डे बाय डे बिटन, defeated and most of the territory, and finally the complete territories of Marathas came under the control of Britishers। तो 3 वॉर के बाद मराठास पावर जो है ब्रिटिशर्स के पास आ गई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा और इतना मजबूत मराठा एम्पायर जो शिवाजी के उस पर खड़ा हुआ था वो कैसे हार गया। कुछ ना कुछ तो इनके कारण रहे होंगे। तो वी नीड टू एनालाइज दोज कॉजेज, क्यों डाउनफॉल हुआ मराठास का। तो सबसे पहला, द मराठा एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। अभी जो 5 पार्ट में डिवाइड किया था इतना बड़ा एम्पायर, इनमें 5 डिफरेंट मराठा चीफ होते थे, और इन चीफ में क्या था, कभी भी आपस में कोऑपरेशन नहीं रहा। ऐसा लगता था ये पांचों अलग अलग तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स को दिखता था डिवाइड एंड रूल। देन मराठा चीफ जो थे वो सेल्फिश, और सेल्फ कहते हैं ना अपने इंटरेस्ट के लिए होता है, उनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता, हर एक अपनी अपनी एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा लगता था कि इन्होंने कभी भी यूनाइट होकर पूरे मराठा किंगडम के लिए काम किया ही नहीं। देन मराठा लीडर्स एक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर लीडर्स इवन ड्यूरिंग द वॉर। मतलब जब वॉर हो रही है तब भी ये पांचों मिलकर लड़ नहीं रहे, अलग अलग अपने अपने लेवल पे लड़ रहे हैं। वहाँ पे भी प्लानिंग गलत थी, तो जिससे जो है एम ही जब गलत हो गया तो लड़ाई भी हारनी है। देन मराठास वर नॉट एबल एडमिनिस्ट्रेटर। जब ये 5 जब बने थे ये चीफ, ये एबल नहीं थे। दे डिड नॉट लुक आफ्टर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट और द सोशल इंटरेस्ट। रेवेन्यू का भी कोई मतलब नहीं था अच्छे से, मतलब सरदेशमुखी टैक्स का क्या करना है, पूरा प्लंडर कर रखा था उन्होंने अपनी इकोनॉमी को। तो सोर्स जो था ना, फाइनेंशियल सोर्स, वो भी खत्म होता जा रहा था। देन मराठास कंटिन्यू टू फाइट विद द ओल्ड एज वेपनरी। अपनी आर्मी को कभी भी उन्होंने वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड किया ही नहीं। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि जब समय के साथ साथ नए इक्विपमेंट आ रहे हैं आर्मी के पास, तो हमारी आर्मी के पास भी नए तरीके होने चाहिए। लेकिन वो अपने ओल्ड ट्रेडिशन तरीकों पे ही थे, ये भी हार का कारण था। ब्रिटिश जो थे वो क्लेवर डिप्लोमेट्स थे। दे एक्टेड एज द सिचुएशन। उन्हें जहाँ लगता था वो किसी को भी दोस्त बना लेते थे, और मराठास अपने ही आसपास के रूलर्स को अपने साथ नहीं ले पाए, नेगोशिएट ही नहीं कर पाए। यही कारण था कि डिप्लोमेसी नहीं थी, इस वजह से भी वो हार गई। चलो अब चलते हैं हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे, क्योंकि आप बार बार इस चैप्टर में सुन चुके हो ये सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 2 मेजर पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसके थ्रू जो है
वो इंडियन टेरिटरीज को एक्वायर करते थे, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स को पावर में लाने के लिए। अब इसमें क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस में जो इंडियन रूलर होते थे जो इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, दे वर ऑफर्ड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक। ये कहा जाता था अगर कोई भी बाहरी अटैक होगा तो ब्रिटिश आर्मी हमेशा आपके साथ है। लेकिन उनको एक शर्त रखी जाती थी कि जब ब्रिटिशर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप किसी और रीजनल या लोकल पार्टी के साथ या लोकल रूलर के साथ अलायंस नहीं करेंगे। सेकेंड, इंडियन रूलर वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी इन हिज टेरिटरी, मतलब अपनी टेरिटरीज में उन्हें अलाउ करना पड़ता था कि ब्रिटिश जो है आर्मी यहाँ पे आए। जो इंडियन रूलर होता था उसे अपनी आर्मी डिसबैंड करनी पड़ती थी और ब्रिटिश आर्मी को जो है फीड करना पड़ता था। Then the ruler was barred from keeping any European other than the British in his court। मतलब देखो जी, कोर्ट भी जब भी लगता था ना राजा का दरबार, वहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल हमेशा रहते थे, एक तरीके से नज़रबंद हो जाते थे। वो कहीं भी किसी से सीक्रेटली नहीं मिल सकते थे, किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल को अपने कोर्ट में आने से मना नहीं कर सकते थे। इंटरनल मैटर जो स्टेट का होता था वो ब्रिटिशर से डिस्कस करके तब काम होता था, यानी टोटल डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स, ओनली फॉर द नेम ऑफ, इन द नेम दे रिमेन द किंग। तो सारी पावर जो है इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के पास आ जाती थी, क्योंकि इंडियन रूलर फुली डिपेंडेंट हो जाते थे हर चीज़ के लिए उनसे। तो जो नवाब थे अवध के, वह अवध जो है, इवन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये सारे के सारे सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिशर्स के पास आ चुके थे। सेकेंड पॉलिसी जो आई, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक तरीके का लॉ ऑफ सक्सेशन था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये अनाउंस किया था जिस भी ब्रिटिश रूलर का अपना नेचुरल हेयर नहीं होगा, यानी कि अपनी नेचुरल संतान नहीं होगी गद्दी पे बैठने के लिए, वो जो राज्य है ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यानी कोई भी राजा मर जाता है और उसकी संतान नहीं होती है, संतान में भी बेटा, अगर उसका अपना खुद का बेटा नहीं होता है तो वो राज्य जो है अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। ये तो बड़ी रॉन्ग पॉलिसी है, जिसका विरोध जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, सतारा, ये जो है, ये सारे एरियाज़ जो हैं बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। तो आप ये देखिए, झांसी, सतारा, नागपुर, ये सब राजाओं की अपनी औलाद नहीं थी, अपना बेटा नहीं था। इन्होंने लड़ाई भी लड़ी लेकिन हार गए, और इस पॉलिसी के अंडर ये एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। नॉलेज विंडो में देखो, रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है झांसी की रानी, ब्रेव, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, सेक्रीफाइस किया, और मरते दम तक उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को नहीं अपनाया। अब हम चलते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन 1809 टू 48। ये दो पॉलिसी के थ्रू तो इनके पास बहुत सारे स्टेट आ गए। अब इन्होंने क्या किया आगे ब्रिटिश एक्सपेंशन करने के लिए, क्योंकि एफर्ट तो ये करते जा रहे थे पूरे इंडिया को अपने कैप्चर में करने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, पिंडारीज उस समय के मर्सेनरीज एंड चीफली ऑपरेटेड इन द मध्य प्रदेश में ये काम करते थे। उनका काम क्या होता था, दे प्लंडर द टेरिटरी एंड शेयर द बूटी। ये पिंडारीज वहाँ के जितने भी अमीर लोग होते थे, राजा वगैरह के, मतलब खजानों को लूटना और लूट पाट करके जो है उसे अपने लिए यूज़ करना, तो ये काम करते थे। इन्होंने क्या किया, जो मैनी इंडियन टेरिटरीज वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एंड डिस्बैंडेड द सोल्जर ऑफ दीज स्टेट्स became the mercenaries. They often fought for one another who paid for their services. तो इस तरीके से जो ये पिंडारीज थे इनको कंट्रोल ओवर करना, and when they aided the Marathas, the British decided to crush them. So this they did in the third Anglo-Maratha war also. क्या हुआ, one of the Pindari was made the Nawab of Tong, a small state in राजस्थान। पिंडारियों की इन्होंने हेल्प ले ली कि लुटेरे हैं, चलो इनकी हेल्प ले लेनी चाहिए, ये अपने ही राज्य के राजाओं को मारेंगे, और नाम के लिए क्या करते थे, छोटी छोटी जगह के इन्हें राजा बना देते थे, तो वो खुश हो जाते थे। तो ये डिप्लोमेटिक आप ये कह सकते हो इनकी पॉलिसी थी। पंजाब में आए तो बंदा बहादुर जो थे वो सिख लीडर थे, जो कि शुरू से ही मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। सिख बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर। पंजाब जो है 12 माइजल्स में डिवाइड हो चुका था, सेपरेटेड चीफ थे। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें दोबारा से यूनाइट किया और एक स्ट्रॉन्ग पंजाब स्टेट की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की।
सो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, फ्रेंडली रिलेशन बनाने शुरू किए स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन आफ्टर हिज डेथ इन 1839 हिज किंगडम कुड नॉट लास्ट इवन फॉर द 10 ईयर, क्योंकि उनके बाद कोई अच्छा आया ही नहीं रणजीत सिंह के बाद, और फिर क्या होना था, ब्रिटिशर्स ने इस टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो पंजाब स्टेट जो है वो भी ब्रिटिशर्स के पास आ गया, क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जब अंग्रेजों और सिखों में लड़ाई हुई, दिलीप सिंह जो थे वो महाराजा थे पंजाब के, गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा बनाया गया था, रियल पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो सेकेंड वॉर तक आते आते ये दोनों जो हैं हार गए और ब्रिटिशर्स ने फिर डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया पंजाब और जम्मू कश्मीर में। So this made the British supreme power in the India between 1848 to 56. ब्रिटिशर्स जो हैं इससे भी खुश नहीं हुए, उन्हें लगता था और टेरिटरी, और धीरे धीरे वो बर्मा, नेपाल, सिंध, अफगानिस्तान तक भी उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं बर्मा की। बर्मा जो आपका प्रेजेंट डे म्यांमार है ना बेटा, उसको कहते हैं। बर्मा बफर स्टेट की तरह यूटिलाइज हो रहा था, मतलब बीच में कि इसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टिम्बर ज़्यादा था, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता था। तो ब्रिटिशर्स को लगता था भैया ये सारे रिसोर्स बर्मा के हमारे कंट्रोल में आ जाएं। एंग्लो बर्मेज वॉर हुई, एंग्लो का मतलब इंग्लिश है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स, ठीक है, 1824-1826 में, और बर्मा को ब्रिटिशर्स की जो कहते हैं ना पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ा, सब्सिडरी अलायंस, और बर्मा भी जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। नेपाल की बात करें तो नेपाल को पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी 1815 में ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिश कुड रिक्रूट द गुरखा इन देयर आर्मी, और ये गुरखा सोल्जर जो थे बहुत ही बहादुर होते थे और ये उनके लिए वेल्थ की तरह प्रूफ हुए। बहुत सारी बैटल में गुरखा ने ब्रिटिशर्स को जो है विन करवाया है, जिताया है। सो नेपाल को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद आता है आपका सिंध। सिंध वॉज लिंक बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंध मतलब प्रेजेंट डे जो आपका पाकिस्तान है ना बेटा, वो तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हो गया ना पाकिस्तान, तो उससे लिंक करता था ट्रेड के लिए, इसलिए इन्होंने सिंध को भी जो है कैप्चर कर लिया। हालांकि दे फियर्ड बाय एनेक्स बाय महाराजा रणजीत सिंह बिकॉज ही वांटेड एक्सेस टू द सी, बट द ब्रिटिश रियलाइज्ड, उन्हें सिंध की इम्पोर्टेंस पता थी कि अगर रणजीत सिंह के कैप्चर में ये रहेगा तो ब्रिटिशर्स कभी भी अपने ट्रेड को आगे फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने वॉर लड़ी और इसको अपने अंडर कैप्चर कर लिया। छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखोगे तो ब्रिटिश के लिए ये डेंजर था कि अगर अफगानिस्तान को वो कंट्रोल नहीं कर रहे सो रशियन उस साइड से कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो रशियन अटैक को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान को अपना फ्रेंडली स्टेट बना दिया, वर्क फॉर अ बफर स्टेट बिटवीन द ब्रिटिश एंड रशियन। तो कंप्लीटली कंट्रोल नहीं था, एक फ्रेंडली कंट्रोल रख रखा था इन्होंने अफगानिस्तान के साथ। अब चलते हैं कि ब्रिटिशर्स की इतनी तेज़ी से जल्दी से विक्ट्री क्यों होती रही, क्या इनके पास एडवांटेज थी, उसको एनालाइज करते हैं। नंबर 1, द इंडियन रूलर्स पोजेस द स्मॉल टेरिटरीज। उन्हें ये दिख रहा था कि इंडिया में एन नंबर ऑफ रूलर हैं, छोटी छोटी टेरिटरीज में, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फाइनेंशियल स्टेटस लिमिटेड है और आपस में ये डिवाइड भी हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ब्रिटिशर्स को देखोगे वो यूनिफाइड होकर एक कमांड के अंदर सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेके लड़ाई लड़ रहे थे। तो यहाँ डिवीजन था, यहाँ यूनिफिकेशन था, तो हार तो होनी ही थी। देन ब्रिटिश डिफीटेड इंडियन रूलर वन बाय वन, प्लेड वन रूलर अगेंस्ट द अनदर। इन्होंने गेम खेला, एक रूलर को दूसरे के खिलाफ, दूसरे को तीसरे के खिलाफ भड़का के लड़ाई लड़ ली अपने फ्लैग के नीचे, ये गलती हुई। देन मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स वर इनएफिशिएंट। जब ब्रिटिशर्स आए तो एफिशिएंट रूलर्स की कमी थी इंडिया में, बहुत कम थे, छोटे छोटे लोकल रूलर्स थे जो कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे थे और जो लोगों का विश्वास भी खो चुके थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हेल्प किया मॉडर्न इक्विपमेंट आर्मी में, तो ब्रिटिशर्स की आर्मी मॉडर्न इक्विप थी और इंडियन आर्मी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट को यूज़ कर रही थी, जो कि हमने मैसूर वॉर में भी देखा। Then the British army was organized and professional lines. It was well paid, well fed, well trained and well equipped. और इंडियन आर्मी को देखो
तो भैया उनका ना सैलरी का प्रॉपर जा रहा है और ना ही उन्हें कुछ वेल इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, ना वेल ट्रेनिंग होती थी। इस वजह से भी ब्रिटिशर्स इन्हें ईजिली हरा देते थे। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प द ब्रिटिश इन देयर ट्रेड एंड मिलिट्री कैंपेन इन देयर स्ट्रॉन्ग वो उसमें डैट वाज द स्ट्रॉन्ग नेवी। उनकी नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से वाटर जो वॉर थी होती थी ना, उसमें वो ईजिली दूसरों को हरा देते थे। तो ये भी उनका एक प्लस पॉइंट था। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिवीजन। हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया? ब्रिटिश, मैसूर, इन दोनों ने मिलकर 4 लड़ाइयाँ लड़ी और एंड में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। फिर मराठास जो है वो भी क्लैश्ड हुए, 3 वॉर हुई और फाइनली मराठा भी कैप्चर हो गए ब्रिटिशर्स के अंडर। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसमें कम्प्लीटली वो डिपेंडेंट कर देते थे रूलर को उनके ऊपर। देन हमने एनेक्सेशन ऑफ पंजाब पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा। आफ्टर दैट ब्रिटिश एक्सपेंशन हमने देखा कि इंडिया के बाहर भी नेपाल, बर्मा, सिंध, अफगानिस्तान तक गया। देन हमने फेवरेबल फैक्टर डिस्कस किए जो ब्रिटिशर्स के पास थे, जिसकी वजह से जो वो है अपनी पावर को एक्सपेंड कर पाए इंडिया में। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली।